इस लेटर को सप्रेस किया गया, छपाया गया ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले। बिहार विधानसभा विधान परिषद का संयुक्त बैठक ले रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को कि आप बनाइए, मैं भी पढ़ाऊंगा इस यूनिवर्सिटी में। लेकिन वो बिहार में रह नहीं रहे थे, वो पूरा दुनिया घूम रहे थे और उनके ऊपर ये एलिगेशन लग रहा था। लेकिन इसके बाद फिर सारा खेल शुरू होता है कि ये अब नालंदा यूनिवर्सिटी के किसी भी एक्टिविटी से, इस प्रोजेक्ट से अपने आप को कंप्लीटली अलग करते हैं। पटना में या फिर नालंदा में रुका नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर सप्लाई सही नहीं है, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, टॉयलेट नहीं है। नालंदा के बारे में कह रहे थे वो, नालंदा में रहे मात्र 20 दिन, पूरा दिन बाकी रहे दिल्ली में। अब तक भारत सरकार से या फिर बिहार सरकार से या नीतीश कुमार से किससे नाराज थे? तार यहाँ से जुड़े हुए हैं कि गोपा सभरवाल की दोस्त थी उपेंद्र सिंह, और उपेंद्र सिंह है मनमोहन सिंह की बेटी। उसके बाद फिर ये जितने भी इनके दोस्त हैं, मुहिम है, गोतिया है ना, सबको अपना अपना, किसी को प्रोफेसर बना रहे हैं, किसी को स्पेशल ड्यूटी पे ऑफिसर बना दे रहे हैं, आरएसएस के मेंबर को, जिसका कहीं कोई लेना देनी ही नहीं है। वीसी बनने से पहले मात्र 3 किताबें लिखते हैं। ये रीडर थे, प्रोफेसर भी नहीं थे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को लेटर तक लिख दिया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी का एक सेंटर दिल्ली में खोल दिया जाए। अपनी मर्जी से अपने दोस्तों को प्रोफेसर बना देने के लिए, ओएसडी बना देने के लिए और अपनी मर्जी से सैलरी खुद लेने के लिए और देने के लिए बनाया गया है। अब से कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी देश के एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करने वाले हैं, आज 18 जून 2024 को। लेकिन आज से लगभग 10 साल पहले 19 सितंबर 2014 को इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था। आज कैंपस का हो रहा है, उस दिन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था 10 साल पहले। और उस यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के दिन गौर करने वाली सबसे बड़ी बात ये थी कि उस उद्घाटन में, आज भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस उद्घाटन में अवेलेबल होंगे, वहाँ पे होंगे प्रोग्राम में, लेकिन 19 सितंबर 2014 को जब इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था तब वो नहीं थे। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिसने इस पूरे यूनिवर्सिटी के आइडिया को दिया, जिसने सबसे पहली बार इस यूनिवर्सिटी को दोबारा खड़ा करने का आइडिया दिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, देश के पूर्व राष्ट्रपति, वो उस उद्घाटन में नहीं गए थे। और उसके पीछे एक लंबी कहानी है, क्यों नहीं वो उद्घाटन में गए थे और क्यों वो नाराज थे भारत सरकार से या फिर बिहार सरकार से या नीतीश कुमार से, किससे नाराज थे? नीतीश कुमार नहीं गए थे, उसके पीछे तो आप ये लॉजिक दे सकते हैं कि चूंकि 19 सितंबर 2014 को नीतीश कुमार नहीं बल्कि जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, इसलिए वो नहीं गए थे। तो ये लॉजिक हो सकता है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद क्यों नहीं गए, इस पर बहुत बड़ा सवाल उठा था उस समय, उस इनॉग्रेशन में। इसके लिए, इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए आज इसी वीडियो में हम इसको ढूंढेंगे, और उसको ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2006 साल 2006 में 26 मार्च 2006 को बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की संयुक्त बैठक हुई। उस बैठक को एड्रेस करने के लिए, उसमें भाषण देने के लिए देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आए। नॉर्मली होता नहीं है कि देश के राष्ट्रपति किसी कम होता है कि किसी विधानसभा विधान परिषद की संयुक्त बैठक को वो एड्रेस करे, लेकिन जब उन्होंने एड्रेस किया तो उस एड्रेस में उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम लिया। और नीतीश कुमार को, जब वो देश के बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उनको रिक्वेस्ट किया कि आप एफर्ट लीजिए, आप शुरू कीजिए इस यूनिवर्सिटी को फिर से दोबारा रिवाइव करने का। नीतीश कुमार को ये आइडिया पसंद आया, उन्होंने उसी साल तुरंत उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब्दुल कलाम आज़ाद को ही ये जिम्मेदारी दी गई कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा बिल 2007 की रूपरेखा तैयार करें। उन्होंने उसको तैयार भी किया और बिहार सरकार ने 2007 में ही उस बिल को पास भी कर दिया, यूनिवर्सिटी बन गई कागज़ पे। और उसके बाद फिर बिहार सरकार ने उस समय लगभग 8.5 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए दिया। हालांकि यूनिवर्सिटी अभी तक फॉर्म नहीं हुई थी, लेकिन पैसे दे दिए गए हैं, बिहार सरकार की तरफ से अलॉट कर दिया गया। उसी दौरान 2007 में ही बिहार सरकार ने वो एक्ट पास तो कर दिया, और उसके बाद उसी एक्ट को उन्होंने केंद्र सरकार, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनको भेज दिया कि आप सेंट्रल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए एफर्ट कीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट लगा चुके थे। सिंगापुर के पूर्व जो विदेश मंत्री थे उनसे ये बात कर रहे थे, और भी देश के लोगों से बात कर रहे थे, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ रहा था। 2007 में ही ईस्ट एशियन, जिसमें 18 देश हैं, ईस्ट एशियन समिट हुआ, और वो समिट हुआ था 15 जनवरी 2007 को।
उस समिट में सभी देशों ने, उसमें चाइना भी है, सभी देशों ने यूनानिमसली एक मत में कहा कि नहीं, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना चाहिए और सभी देशों ने मदद करने का, फाइनेंशियल और हर तरह का मदद करने का नीतीश कुमार को और भारत सरकार को ये प्रॉमिस भी किया। उसके बाद फिर 2009 में 25 अक्टूबर 2009 में जब चौथा समिट हुआ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, तब उसमें भी फिर से इसको हरी झंडी दिया गया उन 18 के 18 देशों के द्वारा। इस बीच 2007 में ही बिहार सरकार ने भारत सरकार को एक्ट पास करके दे दिया था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक पार्लियामेंट एक्ट ला करके इसको पास कीजिए ताकि ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बने। ये यूजीसी के गाइडलाइन के तहत नहीं रहे, क्योंकि ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी बन रहा था जिसमें इंटरनेशनल होना चाहिए था। जैसे कि जेएनयू को स्पेशल एक्ट बना करके बनाया गया था यूनिवर्सिटी को, तो ये तो उससे भी बड़ा बन रहा था। लेकिन 2007 से लेकर के 2010 तक ये यूनिवर्सिटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास नहीं किया, और इसी बीच धीरे धीरे अब्दुल कलाम आज़ाद का इस यूनिवर्सिटी के क्रियान्वयन से और उसके जो प्रोसेस थे उससे थोड़ा थोड़ा उनको नाराज़गी होने लगी। फाइनली 2010 में इस एक्ट को पास भी किया गया, एक्ट पास हो गया, यूनिवर्सिटी भी बन गया। हालांकि यूनिवर्सिटी 2009 में ही बन गया था। उसके लिए एक नालंदा मेंटर ग्रुप बना दिया गया और उस मेंटर ग्रुप को का हेड बनाया गया अमर्त्य सेन को, और ये सब काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट 2010 के बाद इन्वॉल्व हो गई। इस यूनिवर्सिटी को सारी ऑटोनॉमी दी गई, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, आप किसको टीचर रखना चाहते हैं, किसको वीसी रखना चाहते हैं, कितना पैसा खर्च होगा। और तब तक विदेशों से भी पैसे आने शुरू हो गए थे, लगभग 100 करोड़ के आसपास रुपए विदेश से आने आने लगे थे। सिंगापुर ने तो यहाँ तक प्रॉमिस कर दिया था कि इस यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी जो बनेगी उस पर जितना भी खर्चा होगा वो एक मॉडर्न लाइब्रेरी बना के देंगे। और लगभग 10 मिलियन चाइना ने भी मदद किया, फाइनेंशियल पैसे दिए, मदद किए। लेकिन इसके बाद फिर सारा खेल शुरू होता है। खेल कैसे शुरू होता है कि जो बिल, जो एक्ट बना करके अब्दुल कलाम आज़ाद ने दिया था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए। पहला पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट होता है। उसके बाद फिर ये डिस्प्यूट बढ़ते चला गया। डिस्प्यूट बढ़ने के पीछे और भी 2-4 कारण थे कि जिस आधार पे उस यूनिवर्सिटी का वीसी अपॉइंट किया गया, चांसलर अपॉइंट किया गया, वो इनको पसंद नहीं आ रहा था और उसी को आधार बना के इन्होंने रिजाइन दिया। अब्दुल कलाम आज़ाद कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं लिए हुए थे, लेकिन जब वो बिहार विधानसभा विधान परिषद का संयुक्त बैठक ले रहे थे तब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को कि आप बनाइए, मैं भी पढ़ाऊंगा इस यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने उनको जब यूनिवर्सिटी बना तो फिर फर्स्ट विजिटर ऑफ यूनिवर्सिटी का पोस्ट भी उनको दिया था। ये अनऑफिशियल पोस्ट होता है, लेकिन उनको पोस्ट ये दिया गया था। जब इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एक्ट पास किया, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया, तो उसमें भी फर्स्ट विजिटर का पोस्ट अब्दुल कलाम आज़ाद को ही दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर जो ये सारे डिस्प्यूट चल रहे थे, चाहे फिर वो वीसी के अपॉइंटमेंट के, और इसका मैं डिटेल में बताऊंगा क्या डिस्प्यूट हुआ था वीसी के अपॉइंटमेंट को लेकर के या प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लेकर के, या फिर जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही थी उस यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 2 लेटर लिखते हैं। एक लेटर लिखते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद 2011 में, 10 में ये एक्ट पास होता है, 20 सितंबर को ये एक्ट पास होता है, और 15 सितंबर को 2011 को अब्दुल कलाम आज़ाद प्रेस को एक नोट भेजते हैं, और 4 जुलाई 2011 को वो एक लेटर लिखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री को। ये यूनिवर्सिटी एमएचआरडी में नहीं आता था, ये फॉरेन अफेयर्स को दिया गया था, क्योंकि ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था, इसलिए इसको फॉरेन अफेयर्स में दिया गया था। तो फॉरेन अफेयर्स को इन्होंने एक लेटर लिखा 4 जुलाई को, और 15 सितंबर को इन्होंने मीडिया ब्रीफिंग भेजा अब्दुल कलाम ने। मीडिया ब्रीफिंग में इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये अब नालंदा यूनिवर्सिटी के किसी भी एक्टिविटी से, इस प्रोजेक्ट से अपने आप को कंप्लीटली अलग करते हैं। ये फाइनल अनाउंसमेंट था। ये 15 सितंबर को हुआ, तब जाकर के हल्ला मचा है। लेकिन उससे पहले 4 जुलाई 2011 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन मिनिस्ट्री को अब्दुल कलाम आज़ाद एक लेटर लिख चुके होते हैं। उस लेटर में उन्होंने साफ साफ कहा कि वो यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट विजिटिंग ऑफिशियल है उससे वो उन्होंने रिज़ाइन किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये पद सही नहीं है, ये पद राष्ट्रपति को होना चाहिए। जिस समय उन्होंने ये पद लिया था उस समय वो राष्ट्रपति थे देश के, तो अब ये राष्ट्रपति के पास पद होना चाहिए। हालांकि 2007 के से लेकर के 2011 तक वो इस पद को रखे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं थे। 7 में उनका राष्ट्रपति का टेन्योर खत्म हो गया था।
तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये पोस्ट राष्ट्रपति को आप दीजिए। लेकिन उसके बाद तीसरे पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने रेज किया कि इस यूनिवर्सिटी में, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो भी चांसलर बन रहा हो और जो भी वाइस चांसलर बन रहा हो या फिर जो भी इसमें अपॉइंटमेंट हो रहा हो, उसके लिए उन्होंने 2-3 क्राइटेरिया दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दिया कि आप इसका वाइस चांसलर या चांसलर उसी व्यक्ति को बनाइए जो नालंदा और पटना या बिहार के आसपास रहे, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाए। और वो खुद नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो पूरा देश घूम रहे थे। तो पहला क्राइटेरिया उन्होंने रखा कि जो भी इस बनाए वो नालंदा में ही रहे या पटना में रहे या बिहार के अंदर ही रहे, ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपना गुजारे। दूसरा क्राइटेरिया उन्होंने दिया कि जो भी व्यक्ति हो वो इंटेलेक्चुअली साउंड हो, ताकि वो इस यूनिवर्सिटी को लीड कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी और एकेडमिक में, दोनों में साउंड होना चाहिए। अब इस पोस्ट पे 2009 में ही अमर्त्य सेन अपॉइंट हो चुके थे चांसलर के पोस्ट पे, और 2009 में ही सब्रवाल को अपॉइंट किया था अमर्त्य सेन में, और इसी को लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जो इस कंट्रोवर्सी के कारण आगे चल के अब्दुल कलाम आज़ाद ने संभवतः उसी के कारण ये रिजाइन दिया। अब ये लेटर 4 जुलाई 2011 को ही लिखा गया है, और 6 से 7 जुलाई को पटना के अंदर मीटिंग हुआ है जो नालंदा मेंटर ग्रुप था, जिसमें अमर्त्य सेन जिसको हेड थे और जिसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का एक मेंबर भी था। उस एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्ट्री के मेंबर ने आकर के उस मीटिंग में जो 6 और 7 जुलाई पटना में चला, उसमें उस लेटर को रीड किया है। लेकिन उस मीटिंग के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ उसमें इस लेटर का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। इस लेटर को सप्रेस किया गया, छपाया गया, ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले। इसीलिए जुलाई में ये लेटर लिख चुके होते हैं और सितंबर में जाके लोगों को पता चलता है कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपने आप को यूनिवर्सिटी से डिसएसोसिएट कर लिया, जब वो प्रेस ब्रीफिंग लिखते हैं। अब ये कैसे लेटर होता है आउट, वो भी एक कहानी है। इसमें के सिंह एक बिहार के जर्नलिस्ट, बिहार टाइम्स के हैं, उनको ये पता चलता है। वो एक लेटर लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद के ऑफिस को, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तब ये आरटीआई करते हैं, और आरटीआई करने के बाद तब जाकर के 2011 में इनको पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो चुका है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने ऐसा लेटर लिखा था। तब तक उस लेटर को दबा के रखा जाता है ताकि ये खबर ना बने, और ये जब लेटर के लिए रिक्वेस्ट जाता है अब्दुल कलाम आज़ाद के बाद, तभी वो प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। ये कहानी थी। अब सवाल उठता है कि आखिर अब्दुल कलाम आज़ाद ये 2 इंपॉर्टेंट सवाल क्यों उठा रहे थे कि जो भी वीसी बने, जो भी चांसलर बने, वो क्यों इन 2 क्राइटेरिया को फॉलो करे कि वो बिहार में ही रहे और अच्छा एकेडमिक क्रेडेंशियल में हो। अमर्त्य सेन जो चांसलर थे यहाँ के, जो ग्रुप मेंटर ग्रुप बना था उसके हेड भी थे, वो एकेडमिकली साउंड है, इसमें तो कोई शक नहीं है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। लेकिन वो बिहार में रह नहीं रहे थे, वो पूरा दुनिया घूम रहे थे और उनके ऊपर ये एलिगेशन लग रहा था, और वो घूमते भी रहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उस समय वहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी थे, तो वो बहुत कम आते थे पटना में या फिर वो नालंदा में कम आते थे। तो इस पॉइंट को लेकर के उन्होंने सवाल संभवतः यही देख करके उठाया। लेकिन उससे भी ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो गोपा सब्रवाल है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक रीडर हुआ करते थे, उनको जब वीसी बनाया गया तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। प्रॉब्लमेटिक ऐसे था कि न तो उनके पास एकेडमिक क्रेडेंशियल था, जो 2 क्राइटेरिया दे रहे हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, न तो एकेडमिक क्रेडेंशियल था और न ही वो पटना में या फिर नालंदा में रुकने के लिए तैयार थे। जब वो रुक नहीं रहे थे तब तो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि पटना में या फिर नालंदा में रुका नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर सप्लाई सही नहीं है, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, टॉयलेट नहीं है, नालंदा के बारे में कह रहे थे वो, पानी का सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का सही सप्लाई नहीं है। और इस आधार पे उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को लेटर तक लिख दिया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी का एक सेंटर दिल्ली में खोल दिया जाए। इस लेवल तक ये लोग गए थे, और यही सब चीज़ों के कारण अब्दुल कलाम आज़ाद नाराज थे। अब इनके पूरे अपॉइंटमेंट में जो गोपा सब्रवाल है, उनके पूरे अपॉइंटमेंट में झोल है, और भयानक झोल है। कैसे झोल है? पहला एकेडमिक देखिए, ये वीसी बनने से पहले मात्र 3 किताबें लिखते हैं। उस समय जब वीसी बन रहे होते हैं तो ये प्रोफेसर भी नहीं थे, ये एक रीडर थे, जिसको आज के डेट में लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं। तो उस समय रीडर उसको कहा जाता था। ये रीडर थे, प्रोफेसर भी नहीं थे। और इनको जब लाया गया था तो मात्र इन्होंने 3 किताबें लिखी थी। कोई बड़ा एकेडमिक इनका क्रेडेंशियल नहीं था। एक कॉलेज में पढ़ाते थे, जो अंडर ग्रेजुएट के कॉलेज को पढ़ाते थे, मास्टर को भी इन्होंने नहीं पढ़ाया था, एमए वगैरह को नहीं पढ़ाया था कभी। तीसरा इनका गड़बड़ ये था कि खास करके उस 2010 के एक्ट में भी ये लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति इस
यूनिवर्सिटी में आ रहा है वीसी बन करके या हेड बन करके आ रहा है, वो हिस्ट्री, फिलॉसफी और कल्चर और जो आपका वो है रिलीजन है, इससे रिलेटेड उसको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इनके पास इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं थी। इनकी किताबें के नाम भी सुनेंगे किताबों के तो वो भी अजीब से हैं। इंडिया आफ्टर 1947, मतलब बहुत अजीब सा, मतलब एक बेसिक सा किताब ये लिखते थे। एक इंटरनेशनल अफेयर पे किताब इन्होंने लिख रखा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि एकेडमिक क्रेडेंशियल इस व्यक्ति का नहीं था। कोई भी वीसी, यूजीसी का जो गाइडलाइन है कि किसी स्टेट में या किसी नेशनल यूनिवर्सिटी में जब कोई वीसी बनता है तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उसके लिए इंटरव्यू होता है, उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, कम से कम 10 किताबें लिखी होनी चाहिए, 10 साल आप प्रोफेसर की नौकरी कर चुके हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं नियम। लेकिन ये सारे नियम को धड़े पर रख करके इस ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया। अब इसमें भी दूसरा जो झोल था इनका कि ये रुकने के लिए तैयार नहीं थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। तीसरा झोल ये था कि ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में, घपले में इनका बार बार नाम आ रहा था। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि इनका एक बस एग्जांपल देता हूं कि 2009 के एंड में, ये 2010 नवंबर 2010 से लेकर के नवंबर 2011 के बीच में 1 साल के भीतर इन्होंने यूनिवर्सिटी के ऊपर 3.39 करोड़ यानी कि 3,39,00,000 रुपए खर्च किए। और यूनिवर्सिटी में रहा कितने दिन? नालंदा में रहे मात्र 20 दिन, पूरा दिन बाकी रहे दिल्ली में। तो ये इनका था लेवल, और यही सब चीज़ के कारण संभवतः अब्दुल कलाम आज़ाद नाराज थे और इसीलिए उन्होंने शायद संभवतः रिजाइन किया था। अब इसके बाद फिर 2012 में, जो मैंने आपको जैसा बताया था कि 2012 में यही गोपा सभरवाल एक लेटर लिख देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को कि ये जो है वो आप यहाँ पे एक सेंटर दिल्ली में भी इसका खोल दीजिए, क्योंकि नालंदा में जो है वो टॉयलेट नहीं है, सीवर नहीं है, पानी नहीं है सही से, इस ये कह करके। हालांकि एक्सटर्नल अफेयर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब सवाल यहीं तक नहीं उठता है, जैसे ही ये वीसी बनते हैं उसके बाद फिर ये जितने भी इनके दोस्त हैं, मुहिम है, गोतिया है ना, सबको अपना अपना, किसी को प्रोफेसर बना रहे हैं, किसी को स्पेशल ड्यूटी पे ऑफिसर बना दे रहे हैं, कुछ भी अपने मन से किया। कैसे? उसमें देखिए, जैसे कि जो इन्होंने अपने लोगों को बनाया है उसमें से एक नयनजोत लहरी है, उनको फॉरेन एडवाइज़र बना दिया। यानी कि चूंकि ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था तो फॉरेन एडवाइज़र अपने एक दोस्त को बना लिया। उसके बाद फिर अंजना शर्मा थे, एक एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं थे, उनको ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी, जैसे कि यहाँ पे मिनिस्टर को या मुख्यमंत्री के पास होता है ओएसडी जिसको बोलते हैं, एक वीसी के लिए ओएसडी बना दिया गया, स्पेशली क्रिएट कर दिया गया। और उनको सैलरी कितना दिया गया? 3,30,000 रुपये महीने का। एक वीसी को भी कहीं सैलरी इतना नहीं मिलता है। और ये खुद कितनी सैलरी ले रहे थे? 5 लाख, लगभग 6,000 रुपये, 5,06,515 रुपये सैलरी खुद ले रहे थे। किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी वीसी को 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा, 2-2.5-3 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी, और वो भी 2009 में। आज तो फिर भी 3 लाख तक मिल जाएगा वीसी को सैलरी, लेकिन उस समय तो और भी नहीं था। 2009 में ये 5 लाख खुद ले रहे थे, अपने ओएसडी को दे रहे थे 3,30,000 रुपये सैलरी दे रहे थे। उसके बाद फिर इन सब के तार कहाँ से जुड़े हुए? तार यहाँ से जुड़े हुए हैं कि गोपा सभरवाल की दोस्त थी उपेंद्र सिंह, और उपेंद्र सिंह है मनमोहन सिंह की बेटी, जो पढ़ाती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और ये वीसी जब बन के आई तो उपेंद्र सिंह को भी नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना दी। ये पूरा खेल रचा गया। और इन सबको क्या अब्दुल कलाम आज़ाद देख नहीं रहे थे? सब कुछ देख रहे होंगे, इसीलिए शायद उन्होंने संभवतः रिजाइन किया। हालांकि उन्होंने कहीं कहा नहीं कि हम ये सब कारण से रिजाइन कर रहे हैं। अब आ जाइए कि आखिर ये लोग ऐसा कर कैसे पा रहे थे? क्या कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है? तो जो एक्ट बना था, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 जो बना था, उसमें ऑटोनॉमी दिया गया था कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के नाम पे ये सब सारा काम ये कर रहे थे कि आप किसको कितना सैलरी देते हैं, कितना कहाँ खर्च करते हैं, ये सब कुछ अपने मन से वीसी जो मेंटर ग्रुप बना हुआ था उससे डिस्कस करके अमर सेन और गोपा सभरवाल और भी जो मेघनाथ देसाई वगैरह इसके मेंबर थे, उसको मिला करके ये लोग कैसे भी कर सकते हैं। किसी को कितनी सैलरी दे दो, किसी पे कहीं भी कितना भी खर्च कर दो, इसलिए ये कर रहे थे। अब देश में यूजीसी बना हुआ है, गवर्नमेंट के अपने नियम है वीसी बनाने के, प्रोफेसर बनाने के, वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते थे। बट सवाल ये उठता है कि अगर आपको ऑटोनॉमी दिया गया है तो क्या उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए ऑटोनॉमी दिया गया है? अपनी मर्जी से अपने दोस्तों को प्रोफेसर बना देने के लिए, ओएसडी बना देने के लिए, और अपनी मर्जी से सैलरी खुद लेने के लिए और देने के लिए बनाया गया है? क्या ये कितना हद तक नैतिक था? अब सवाल फिर एक और उठता है कि क्या जब 2014 में सरकार बदली, ये सब तो कांग्रेस के टाइम पे हो रहा था, लेकिन 2014 में जब सरकार बदली है तो उस सरकार के बदलने के बाद क्या कुछ सुधरा है? बिल्कुल नहीं सुधरा है। अंतर सिर्फ ये हुआ है
कि 14 से पहले कांग्रेस अपने लोगों को, मनमोहन सिंह अपने बेटी को प्रोफेसर बना रहे थे, बेटी के दोस्त को वाइस चांसलर बना रहे थे, अपने लोगों को चांसलर बना रहे थे। 14 के बाद ये लोग अपने लोगों को बनाने लगे, आरएसएस के मेंबर को, जिसका कहीं कोई लेना देनी ही नहीं है इतिहास। एक कंप्यूटर साइंस के व्यक्ति को, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर को यहाँ का वीसी बना दिया गया था उसके बाद। हालांकि अभी जो अरविंद पनेरिया हैं वो फिर भी कम से कम एकेडमिक हैं, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग का फाउंडर वही माने जाते हैं, उनको बनाया गया अभी। लेकिन 2014 से लेकर के आज तक इस यूनिवर्सिटी के साथ जिस तरह से मोदी सरकार खेली है, और इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है कि कैसे 14 से लेकर के बर्बाद किया गया इस यूनिवर्सिटी को मोदी सरकार के अंडर में, उसके लिए अलग वीडियो, उसका भी लिंक इसमें पड़ा हुआ, उसको आप देख लीजिएगा। 14 से पहले के लिए हमने ये आपके लिए वीडियो बनाया है। अब एक दो चीज इसमें और भी इसमें ऐड कर लीजिए। सबसे पहले तो ये कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोपा सब्रवाल ही एक नाम थे जो कि जिनको दिया जा सकता था ये पोस्ट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग वे, कैसे किस प्रोसेस के थ्रू इनको चुना गया था। अमर्त्य सेन थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे, वो आप देख सकते हैं उस लेटर हेड को, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को एक लेटर लिखते हैं 6 फरवरी 2009 को। और उस लेटर में कहते हैं कि देखिए 20-21 फरवरी को गया में नालंदा मेंटर ग्रुप का मीटिंग है, तो उस मीटिंग में हम चाहते हैं कि वीसी भी रहे, तो वीसी नया अपॉइंट कर दीजिए। ये मैं 3 नाम आपको भेज रहा हूं, इन तीनों में से किसी एक को आप चुन लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बोला गया था, सजेशन दिया गया था। उन 3 नामों में से सबसे कम अगर किसी का एकेडमिक क्रेडेंशियल था, ये गोपा सब्रवाल का था। गोपा सब्रवाल के अलावा बाकी जो नाम थे वो एक भानु प्रताप मेहता, अच्छे एकेडमिशियन थे, और सबसे बड़ी बात रामचंद्र गुहा, जिसके दर्जनों किताबें हैं और उनका एक इंटरनेशनल लेवल, हर जगह पे उनका इंटरनेशनल वो फिगर है एकेडमिक्स में, खास करके इतिहास उनका विषय, इतिहास के प्रोफेसर रह चुके हैं वो। इन दोनों को साइड करके और गोपा सब्रवाल को बना दिया गया, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपना कंफर्मेशन नहीं दिया। राष्ट्रपति, जब उसमें प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति थी, तब भी कंफर्मेशन नहीं दिया प्रेसिडेंट ने, और उसके बावजूद इन्होंने, क्योंकि इनके पास ऑटोनॉमी था। तो अब इन सब को लेकर के जो लेटर लिखा गया, ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को इन्वॉल्व किया गया, ना प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व किया, अपने मनमर्जी से जैसे मन हुआ वैसे किया गया, क्योंकि एक्ट में ऑटोनॉमी दे दिया गया था। लेकिन एक्ट में ऑटोनॉमी तो दिया गया था जेएनयू को भी, जब 1970 के दशक में जेएनयू बना था। वो यूनिवर्सिटी कहाँ से कहाँ पहुँची, और ये यूनिवर्सिटी पिछले 10-15 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँची, ये देखने के लायक है कि 15 साल में आपका कैंपस बन रहा है। और वो चाइना अपने देश में नालंदा यूनिवर्सिटी बना लेता है 3 सालों में। 2017 से ही उनका कैंपस चल रहा है, और हम 2006 से हमने प्रोसेस शुरू किया और आज तक, जबकि इंटरनेशनल सपोर्ट हर जगह से मिला है इस यूनिवर्सिटी को। आज के डेट में इसको इंटरनेशनल सपोर्ट भी लोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो ये घोचमुच हुआ है, क्या बाहर के लोग नहीं देख रहे हैं क्या? तो ये हमारा प्रयास था कि हम आप तक ये पहुँचाएँ इस इन्फॉर्मेशन। साथ जाते जाते एक और चीज़ आप जान लीजिए कि जो OSD है, जो वेबसाइट है नालंदा यूनिवर्सिटी का, उस नालंदा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो भाषण दिया था ज्वाइंट सेशन, जिसमें इन्होंने रिक्वेस्ट किया था नीतीश कुमार से, बिहार गवर्नमेंट से, कि आप ऐसा इस प्रोजेक्ट को लाइए, उस स्पीच को जो पहले पढ़ा हुआ था, अब उस स्पीच को हटा दिया गया है वहाँ से। और उस वेबसाइट को रन करने वाले कौन हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। उस वेबसाइट को रन करने वाले हैं जो स्पेशल ड्यूटी पे हैं, अंजना शर्मा, उनके दोस्त, OSD के दोस्त हैं ये, वो इसको रन कर रहे हैं, उसके ऑनर हैं उस वेबसाइट को। और उस वेबसाइट से अब्दुल कलाम आज़ाद का वो इम्पोर्टेंट स्पीच तक हटा दिया गया है। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। कोई भी सवाल हो बेधड़क पूछिए। हमारे ऊपर कभी कोई आरोप लगाता है, आप बीजेपी के लोग हैं, कभी कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं, तो इसलिए हमने 2 अलग अलग वीडियो बना दिया। एक में कितना जिम्मेदार है नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार, और दूसरा में कितना जिम्मेदार है कांग्रेस सरकार। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।